पूर्वांचल की सीटें जो हैं देखिए वो हरा 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 ही नजर आ रहा है। देखिए अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, जैसे चंदौली की सीट हुई या बाकी सीटें हुई, वहां पिछली बार महेंद्रनाथ पांडे है चंदौली से, वो 915 वोट से आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी 13,000 वोटों का मार्जिन था। अच्छा, ये पीछे दिखा रही है ना, इसलिए नहीं, अब आपको 915 वोट टैली चेंज होती जा रही है। ऐसा है, ये दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला चुनाव है। जिनके दिल कमजोर हो उनको जो है दिल थाम के बैठना चाहिए। पाकिस्तान निकल आएगी इस चुनाव में। इधर चुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार आगे है वो भी 893 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की है। ये किधर भी जा सकता है। जो जीत रहे हैं और या जो हार रहे हैं उनके मार्जिन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम मार्जिन है। 600 वोट, 800 वोट, 900 वोट, तो ये पाला किधर भी जा सकता है। क्या लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है कि किस इलाके के वोट जो हैं पहले काउंट। देखिए, लेकिन मोटी बात क्या है कि बीजेपी को जिस तरह की सफलता की उम्मीद उत्तर प्रदेश में थी वो सफलता नहीं मिली है, और जो जातिगत समीकरण क्रिएट किए उसका लाभ हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो कैंपेन राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने चलाया कि अगर 400 सीटें पा गए तो ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, उसका असर हुआ है, ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुझे ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को साथ में लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अनुप्रिया पटेल भी दोनों सीटों पे पीछे, हाँ वो पीछे चल रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, जयंत चौधरी को फायदा हुआ, 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, मतलब इतना बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हो रहा जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि सारे समीकरण जोड़ लेंगे तो हम 80 में से 75 सीटें जीतने की स्थिति। आरक्षण वाले मुद्दे पे दलित वोट बैंक को रजत जी अपने से छिटका गई बीजेपी, और इसीलिए कई ऐसी सीटें हैं जिन पे दलित डोमिनेंस है, वो साफ ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि अगर ये लोगों के दिमाग में इंप्रेशन बैठ गया कि बीजेपी 400 सीटें पा गई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, दलितों को, SC ST को, पिछड़ों को नुकसान होगा, तो ये असर हो सकता है। ये जो था, ये प्रचार जो था, ये काफी हद तक नीचे गया। इसको कैंपेन के दौरान ठीक करने का बड़ा प्रयत्न रहा। बार बार कहा गया कि भाई आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ये सिर्फ मुसलमान आरक्षण की जो बात है उसके विषय में कहा जा रहा है। लेकिन वो जो अविश्वास, इसके कारण जो बीएसपी का जो वोट था वो शिफ्ट हुआ है, और भाजपा को नीचे ओबीसी में उसमें काफी नुकसान दिख रहा है। कि देखिए यूपी में नहीं तो ये इसका विश्लेषण करके इसका कोई तार्किक जवाब निकलेगा नहीं। देखिए, अभी तो हम पेरिफेरल बातें कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक पूरे आंकड़े ना हो, नंबर्स ना हो, परसेंटेज ना हो, लेकिन अभी तो हम सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो चुनाव के दौरान हम इधर उधर सुनते थे। एक सवाल, यानी ये मुस्लिम और यादव वोट बैंक तो कंसोलिडेट रहा, लेकिन बाकी जो हिंदू वोट बैंक था उसमें बिखराव है, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक तौर पे कि वो जात पे बटा और जात की राजनीति जो है वो आगे आ गई, कोई काउंटर पोलराइजेशन। महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की, वो बहुत अच्छा दलितों का वोट लेकर जाती थी। और आप विदर्भ में देखिए, विदर्भ में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बार दलितों ने वंचित बहुजन आघाड़ी को अपना वोट न खराब न करके कांग्रेस को दिया। वहां के अंदर मनोज जगाड़े ने जो मराठा आरक्षण आंदोलन चलाया था, तो दलितों को मैसेज चला गया था कि मुख्यमंत्री मराठा है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार मराठा है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी है, कहीं ये सत्ता में आएंगे तो ओबीसी का आरक्षण लेकर उसमें से मराठाओं को दे देंगे। तो वहां जमीन स्तर पर यह काम किया। छगन भुजबल ने भी इस बात को संदेश भिजवाया है जमीन स्तर पर कि ओबीसी का आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ चला गया है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में उठाना पड़ रहा है। यूपी की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अभी चेक कर रहा था, तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कितनी गिनती हुई है। मैं आपको वोट बता सकता हूं, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1.25 लाख से लेकर 2.25 लाख तक वोट काउंट हुआ। तो 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक अंदाजे के लिए मैंने तो 20% भी वोटिंग नहीं हुई। 2 लाख एवरेज मान लिया, 2 लाख वोट काउंट किया गया। अभी दिल्ली बहुत दूर है, 17-18 लाख। 17-18 लाख। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब हम एग्जिट पोल में कुछ हजार वोट लेकर के ट्रेंड बता देते हैं, तो ये तो लाखों वोट की काउंटिंग है, तो ट्रेंड तो इससे पता चलता है। टक्कर तो है, तो दिखाई दे रहा है, बराबर की टक्कर है। ये नहीं है कि कोई वन साइडेड है इधर या उधर, बराबर की टक्कर है। और सर गिनती अभी लंबी चलेगी, ये भी है, मतलब गिनती लंबी, अभी लंबी काउंटिंग लंबी चलेगी। भी जो हमें दिखाई दे रही है बराबर की दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रजनी जी, इसमें एक और चीज है कि बराबर की गिनती में जो मार्जिन है कम होने की वजह से, मैंने कहा ना, देखिए 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है एवरेज पे, वहां पे 2 लाख वोट में 10% वोट का हो गया। ज्यादातर मार्जिन, अगर ज्यादातर मार्जिन जो हैं वो 10,000 के आसपास हैं। इसलिए वो इतने बड़े मार्जिन नहीं है
जो कि ऊपर नीचे नहीं होते। देखिए मुझे याद है एक बार अब असेंबली के इलेक्शन, बिहार का असेंबली इलेक्शन था, आपको ध्यान होगा। तो शुरुआती दौर में बिल्कुल लग रहा था कि ये जेडीयू बीजेपी का अलायंस हार रहा है, और वो इलेक्शन खत्म होते होते बिल्कुल रिवर्स हो गया था। ये उल्टा था, बीजेपी जीत रही थी 10 बजे तक बीजेपी जीत रही 10 जीत रही बजे थी, तक और वो बीजेपी बिल्कुल तो उल्टा हो गया था। देखिए वैसे अगर देखें अलायंस के तौर पर तो लगातार एनडीए जो है हाफ वे मार्क के ऊपर चल रहा है, तो इस लिहाज से ये कहना कि क्या सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी, सौरभ, तो वो तो दरअसल साफ दिखाई दे रहा है बहुत देर से। शायद एक्सपेक्टेशन इतनी 290 हाई के कर दी ऊपर। गई थी ना कि अब ये नंबर हम ये भूल जा रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एंटी इनकम्बेंसी और तमाम फैक्टर्स के बावजूद भी। तो इसको मैं कहूंगा कि दो चीजें हैं, सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी होंगे, बाकी अब नंबर जो होगा तो होगा। सरकार वैसी ही चलेगी जैसी चली 14 और 19 में। ऐसा है, वो तो बात की बात है। सरकारें तो वैसी नहीं चल पाती, कोalition सरकार तो कोalition की। फिर देखिए एक फर्क आएगा, भाजपा की खुद की कितनी सीटें आती है, उससे बहुत फर्क अभी पड़ता है। 235 पर हैं और कांग्रेस 90 पर है, तो ये 235 240 हुई, 250 हुई, उससे ज्यादा जाने का तो कुछ अंदाजा नहीं है। 200 सर, इस बार ये साफ हो गया कि राहुल गांधी सिर्फ सांसद नहीं रहेंगे, इस बार विपक्ष के नेता बन जाएंगे। जी एक बार क्लियर हो गया कि वो राहुल जिम्मेदारी गांधी को- लेंगे, 54 चाहिए होती है, तो इस वो बार नहीं, तो नहीं, मतलब वो वो तो नहीं, बिल्कुल वो- जाएंगे वो आराम से। जिम्मेदारी लेंगे। देखिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, ऑल अकाउंटेबिलिटी, नहीं, ऑल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी। गांधी देखिए परिवार फर्क का ये है सुधांशु कि नरेंद्र मोदी के लिए 250 सीटें लेना भी हार कह दिया जाएगा, और इनके लिए 90 सीटें लेना भी जीत कह दिया जीत कहा जाएगा। वो कहावत थी ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अपेक्षा की नथिंग बात। फेल्स लाइक फेलियर। इनसे अपेक्षा नहीं थी, इसलिए अगर ये अपेक्षा इतनी बड़ी ना होती तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, जी। पहुंच नहीं रजत पाएंगे, जी, तब लगता है कि रजत जी, देखिए रजत जी, तब- मुझे रजत जी, लगता है पर ये एक बात- 3 दिन का डिबेट होता है। लेकिन रजत जी, एक- एक बात मेरा तो अपना है। अनुभव ये है कि ये विश्लेषण जो है ना, इसके सबक जो है वो 3 दिन के होते एक हैं। नाम हम भूल रहे हैं, इसके योगी बाद जी का। सत्ता किसकी है वो असलियत होती है। एक बात जो कही जा रही थी कि कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो बात है वो इस अगर यही रुझान जो है चेंज होते हैं तो वो कहीं ना देखिए कहीं मैं खत्म हमेशा होगा। कहता हूं कि कांग्रेस आज भी देश में बड़ी पार्टी है, चाहे गुजरात में उनकी एक सीट भी ना आए, लेकिन गुजरात में वो बड़ी पार्टी है। अब मध्य प्रदेश में एक भी सीट ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो बड़ी पार्टी है, लेकिन उनकी लीडरशिप उसको लेकर आ जाए और बना दे। अब कांग्रेस सीटें कहां जीत रही है, या तो साउथ में या यूपी में, बिहार में, वो दूसरों के कंधे पर चढ़ के जीत रहे हैं। रजत जी, जहां एक महाराष्ट्र में जीती थी सीट, आज वो 10 सीटें जीत रहे हैं। वो भी तो साहब देखिए को उस लगता है वो कि- भी शिवसेना का 3 support लोग हैं, है, वहाँ पर अपने हरियाणा दम में पर इंसर्जेंस है। अपने दम पर कितनी जीत रही है, जो 235 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का अन्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 1.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, ज़रा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन और रागिनी जो जी, बेवकूफ- मध्य EVM प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मीनाक्षी, मुझे पूरा आपने जी, इतनी जी, देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता वहीं स्टूडियो में बैठे हैं, जरा बोलिए मुझे ना 2 प्लीज मिनट तो दे रागिनी जी, दीजिए। आज 2 तो आप मिनट लोगों दे का दीजिए। दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 45 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज़्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था,
डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ, 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ। और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा, करिए चलिए कि आप कह रही मैंने तो ये कहा हैं था एनडीए कि- और मैंने फिर तो कह ये रही कहा हैं कि इंडी कांग्रेस अलायंस। जीत ले, उसकी ये तो जीत गलत मान बात डबल कर ले तो है। जीत और ये बराबर आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया, रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं, चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं चाहते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है। आप केवल भाजपा प्रवक्ता से बात और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आप फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाते। रागिनी जी, इट विल गुड डे फॉर यू। एक मिनट, 70,000 वोट रागिनी, एक मिनट। और अरुण गोविल आगे हो गए 41,000 वोटों से। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, आपको बता दूं, दुरुस्त कर लीजिए गुड डे अपना। फॉर यू। और हम तो आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि 101 सीट पर कांग्रेस पार्टी ट्रेंड कर रही है, आप लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल तो सुनिए रागिनी जी, आप बधाई मुझसे दे रही हैं तो मुझसे सवाल भी तो सुनिए। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, क्या वजह है? छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी तकरीबन क्लीन स्वीप की दिशा में आगे जाती दिखाई दे रही थी, क्या वजह है? इसमें दो बात कहूंगी। एग्जिट पोल वाले दिन भी जो हमारा अपना भी आकलन था, जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, तमाम हमारे गठबंधन के साथी और वरिष्ठ नेताओं ने एक 295 का आंकड़ा रखा था, कमोबेश 5-7 सीटें ऊपर नीचे। तब जब चर्चा हुई तो मध्य प्रदेश और गुजरात, जो मैंने एग्जिट पोल में, मैं जिन जिन चैनल्स पर थी, मैंने कहा कि इन दोनों प्रदेशों में कुछ उलटबांसी होती हुई दिख नहीं रही है, ये कमोबेश वैसा ही रहेगा। और क्योंकि ये दोनों प्रदेश मुझे लगता है संघ की भी प्रयोगशाला रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहे हैं, उसको हम तोड़ नहीं पाए, ये मैं स्वीकारती हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा गया कि कांग्रेस केवल अपने अलायंस के लोगों के कंधे पर सवार होकर चलती है। राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिला है। हालांकि मुझे लगता है कि कर्नाटक में हमारी अपेक्षा ज़्यादा सीटों की थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग बनाने में अपना स्टेटस को कामयाब रही है। पर एक बात मैं कहूँगी कि 2004 का चुनाव एक बारी याद कीजिएगा, जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर नारा था, तब भी जनता बिल्कुल खामोश थी। एग्जिट पोल्स ने 282 तक एनडीए को सीट दिखाई थी, 187 आए थे। और वैसा ही आप देख रहे होंगे कि चुनाव खामोश रहा, वोटर कुछ कह नहीं रहा था, पर मन में कुछ ठाने हुए बैठा था, इसीलिए एग्जिट पोल भांप नहीं पाए। तो अभी देखिए धीरे धीरे जैसे गुत्थी सुलझेगी, मुझे लगता है ये इंडिया के फेवर में, इंडिया गठबंधन की तरफ ये आंकड़े कंसोलिडेट होते हुए दिखेंगे। मतलब आपको यकीन है कि आप सरकार बना ले जाएंगी? मीनाक्षी देखिए, 2 बार सुबह से हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी 270 के माफ कीजिए, एनडीए 270 के आंकड़े को पार करके वापस नीचे गिरा है। ये 20-25 सीट का ही तो मुझे लगता है खेल है। और उसमें भी आप खुद कह रही हैं कि बहुत सी सीट ऐसी हैं जो 500, 1000, 2000, 5000 के मार्जिन से आगे पीछे। तो अभी कुछ भी हो सकता है। वो बहुत से चैनल कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। ठीक है, हम पिक्चर का इंतजार करते हैं। ट्रेलर जो है वो कांग्रेस पार्टी का मोरल बूस्ट करने वाला है। बहुत शुक्रिया रागिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 284 सीट पर एनडीए लीड करता हुआ, 245 सीट पर इंडिया अलायंस लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर अब स्टूडियो में आ चुके हैं। देवेंद्र, बीजेपी के लिए तो बहुत बिल्कुल अप्रत्याशित अभी तक के ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल सौरभ, अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की है, बमुश्किल 10 मिनट पहले। जो सबसे बड़ा झटका उनको ये लग रहा है वो उत्तर प्रदेश को लेकर लग रहा है। बंगाल में अभी भी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि 20 के आसपास तो आसानी से चले जाएंगे, हालांकि उम्मीद थी 24-25 तक पहुंचने की। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो अब तक का जो ट्रेंड दिख रहा है उन लोगों को, वो उनके लिए बड़ा झटका है। और बड़ा झटका आप देखें तो किसी भी राजनीतिक पैमाने के आधार पर, राजनीतिक तर्क वाले पैमाने के आधार पर समझें तो किसी को भी ये समझ में आएगा कि ये झटका है। जैसे 2019 से अगर आप तुलना करें तो उसमें एक भी फैक्टर ऐसा नहीं समझ में आएगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते यूपी में बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है।
पॉइंट वाइज पॉइंट समझें। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कोई कमी आई है? नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दिखाया। क्या गठबंधन के मामले में बीजेपी कमज़ोर हुई है 2019 के तुलना में? समझ में आएगा नहीं। वेस्ट में आपके साथ आरएलडी साथ था जो पहले नहीं था, वहाँ पे राजभर आपके साथ थे, पूर्वांचल में जो आपके साथ पहले नहीं थे। तीसरी चीज़ की क्या अपोजिशन का गठबंधन इतना मजबूत हो गया, फॉर्मिडेबल हो गया, जो जिसको आप भेद ना पाएँ? वो भी है, नहीं था, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा एक साथी जो कि कास्ट के हिसाब से ज़्यादा बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए। इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद, इधर राम मंदिर ऐड हुआ ही आपका, इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद अगर बीजेपी का अभी जो आंकड़ा दिख रहा है अगर यही रहता है तो वो बड़ा झटका है। और अभी भी बीजेपी के नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यूपी में ऐसा कैसे हो रहा है। कैंडिडेट सिलेक्शन, यूपी में रिकवरी की कैंडिडेट सिलेक्शन में हमेशा से कहता हूं कि हर चुनाव में वो एक फैक्टर रहता है, वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है कि उसके चलते आप प्रदेश में इस तरह दो का तीन प्रदर्शन चीजें हो मैं आपको बता दूं। एक तो जो मुझे खबर मिली है, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से अपनी सीट से 3 लाख वोटों से आगे हैं। और जिस मंडला सीट की बात कर रहे थे फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो फग्गन सिंह कुलस्ते 2.25 लाख वोटों से आगे हैं। और छिंदवाड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार नकुल नाथ से 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आप यूपी की बात करते हैं, आपने बोला बंगाल में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उनका ग्राफ बढ़ेगा अभी, तो यूपी में रिकवर होगा? नहीं, यूपी को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे ऐसे हो रहा है। यूपी का जो ट्रेंड है वो उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये कैसे ऐसे हो रहा है। एक कारण और सोचिए, जब अदला बदली बहुत ज्यादा हो जाती है तो संगठन का मूल स्वरूप जो है वो भी बदल जाता है और निष्ठाएं भी बदल जाती हैं, कार्यकर्ताओं की निष्ठाएं भी बदल जाती हैं। मुझे लगता है कहीं उस दिशा में भी एक संकेत नहीं तो नहीं आ रहा। क्या है, जो भाजपा मूल भाजपा यूपी की थी और जो आज भाजपा है यूपी की, उसमें बहुत फर्क है। तो कहीं वो प्रयोग करते 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 करते, जैसा आपने कहा कि भाई बाकी सारे फैक्टर्स तो पिछले बार के मुकाबले और फेवरेबल है, तो क्या फैक्टर है? तो एक फैक्टर है कि जो स्वरूप है अब की बार ज्यादा बदला हुआ है। तो कहीं आज नहीं कह सकता मैं, लेकिन जब विश्लेषण, गहन विश्लेषण होगा तो देखना पड़ेगा। लेकिन स्वरूप में भी सर देखा जाए तो जैसे इसका असर इसके पहले भी तो देखना चाहिए। 2014 के बाद से ये स्वरूप लगातार बदल रहा है, तो हर रिजल्ट में, इलेक्शन में अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या होता है कोई चीज पीक कर जाती है उम्मीद के बाद, और फिर अगर वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो फिर वो एकदम से डाउन हो जाती है। कोर्स करेक्शन की कई बार उम्मीद होती है संगठनात्मक तौर पे, लेकिन फिर अगर उम्मीद खत्म हो जाती है तो फिर एक एटीट्यूड डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये समस्या जो समझ आ रही है कि कास्ट बहुत ज्यादा हावी हुआ है और एक तो आरक्षण वाला नीचे गया ही था, तो जो लाभार्थी वर्ग आपने तैयार किया था उस सेक्शन में, जैसे दलित सेक्शन में ही, वो लाभार्थी वर्ग रिजर्वेशन को लेकर डरा हुआ। जैसे कि कल या परसों बातचीत में मैंने आपसे एक बार कहा था कि ये तो मैंने वाराणसी में जो इलेक्शन में लोग लगे हुए थे उन्होंने अपनी अंदरूनी बैठक में इस बात का जिक्र किया था। तो एक तो वो समस्या रही है। दूसरी समस्या ये रही, जैसे बलिया की सीट की बात कर लें, गाजीपुर की सीट की बात कर लें, ये एकदम से कास्ट के आधार पर वहाँ पर इलेक्शन हुआ है और वहाँ पर जो बीजेपी का सिलेक्शन था वो उस रूप में नहीं था। तो वो एक चुनौती लग रही है कि बीजेपी का आकलन ये था कि जो वोटिंग है वो अब कास्ट से ऊपर कहीं निकल जाएगी। वो आकलन गलत साबित हुआ अभी तक। और ये जो डर है लोगों में कि ये 400 पा जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, और मुस्लिम वोट तो एक मुश्त पड़ा ही है। पिछली बार मायावती ने डिवाइड किया था, वो डिवाइड नहीं हुआ है। तो पिछली बार मायावती सर साथी थी तो हाँ, इस बार एग्रेसिवनेस ज्यादा था असेंबली में। हाँ, एग्रेसिवनेस इस बार मुसलमानों में ज्यादा था। असेंबली में बहुत डिवाइड करा। मैंने बताया ना, 253 सीटें भाजपा की आई, उसमें से 121 सीट जो थी उस पे बासपा का वोट हमारी जीत की मार्जिन से ज्यादा था। जैसे गुड्डू जमाली जब लड़ा था तो उसकी वजह से आजमगढ़ जैसी सीट भी बीजेपी जीत गई थी। वो तो विभाजन के राजनीति में एक उसूल है कि जो आपका है उसको प्रयत्न करके लेके आओ और जो आपका नहीं है उसको विभाजित करो।